हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 19 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 106 टॉपिक हम प्रीवियस 18 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के बारे में। देन हम चर्चा करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल यानी कि PMSTIAC के बारे में। अभी इंटरपोल के द्वारा वर्ल्ड वाइड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए मेटावर्स का अनावरण किया गया है, तो जानेंगे मेटावर्स क्या है। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी गूगल पर एक हैवी फाइन इम्पोज किया गया है, तो जानेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अभी लोक अदालत भी अभी चर्चा में रही, तो जानेंगे लोक अदालत किस तरीके से कार्य करती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि मिशन लाइफ एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि इंडिया के द्वारा दिया गया और ये हेल्प करेगा वर्ल्ड की टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा COP26 इन ग्लासगो में। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको भारत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो मिशन लाइफ है एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि भारत के द्वारा दिया गया और जो कि मदद करेगा वर्ल्ड की टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में जो बात की गई है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा COP26 इन ग्लासगो में, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है इसको भारत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जबकि नीति आयोग के द्वारा इसको इंक्यूबेट किया जाएगा, इसको पायलटेड वे में तैयार किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा UN सेक्रेटरी जनरल की उपस्थिति में इस मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया। इसके अलावा अगर हम लाइफ की बात करें तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि हेल्प करेगा वर्ल्ड की टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा ये लोगों को सस्टेनेबल वे में जीने का तरीका सिखाएगा, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो हमें 2030 तक अचीव करना है, जिसको हम आसानी से प्राप्त कर सके। इसके अलावा जो लाइफ है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा COP26 इन ग्लासगो जो कि 2021 में संपन्न हुई। इसका जो उद्देश्य है वे इंडिविजुअल लेवल पर और कम्युनिटी के लेवल पर इस तरीके की प्रैक्टिसेस को अपनाना लाइफ स्टाइल में कि वह नेचर के साथ सिंक्रोनस हो, ना कि उसको हार्म पहुंचाए। अगर हम बात करें इसके अप्रोच की तो इसमें 3 फेजेस की अप्रोचेस रहेंगी, जिसमें फर्स्ट जो फेज है उसमें चेंज इन डिमांड की बात की गई है, जिसमें व्यक्ति को अपनी डेली लाइफ्स में जो कि एक सिंपल और एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्शंस को प्रैक्टिस करना है, जिससे कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो डिमांड्स है उसको जनरेट किया जा सके। इसके अलावा सेकंड फेज में चेंज इन सप्लाई की बात की जाती है, जिसमें स्टेक होल्डर्स द्वारा जो ये रिवाइज्ड मांगे होंगी उसके अनुसार आपूर्ति को सप्लाई चेन को मैनेज करना है। इसके अलावा जो थर्ड फेज होगा उसमें पॉलिसी के स्तर पर काम किया जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर साथ ही साथ गवर्नमेंट के स्तर पर पॉलिसीज को चेंज किया जाएगा, जो कि सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल कंजप्शंस और प्रोडक्शन को। इसके अलावा अगर हम इसके इंडिया में बात करें तो ये मिशन को इंक्यूबेट किया जाएगा, क्यूरेट किया जाएगा, साथ ही उसको पायलटेड किया जाएगा बाय द नीति आयोग और उसको फिर सब्सिक्वेंटली आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाना है 2027-28 तक विथ एनुअल टारगेट्स। और अगर हम इसकी बात करें अभी 2022-23 में, तो इसका फेज 1 जिसमें हमें डिमांड्स को चेंज करना है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो डिमांड्स हैं उनको जनरेट करना है, तो ये जो फर्स्ट फेज चल रहा है अभी 2022-23 में। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मिशन लाइफ से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है ये आइडेंटिफाई करती है 9 नेशनल साइंस मिशंस को, जिनका उद्देश्य है कि इनके जो मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका जो मिशन है वो लीड किए जाते हैं, जो 9 मिशंस है वो लीड किए जाते हैं ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि
कि जो बेस्ट टू वेल्थ मिशन है वह वन ऑफ द 9 साइंटिफिक मिशन है PMSTIAC का। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं 9 नेशनल मिशंस को, जो कि एड्रेस करेगा उनके जो साइंटिफिक चैलेंजेस हैं उनको। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ईच मिशन है वो लेड किए जाएंगे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनकी जो रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज होंगे, रेस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनके द्वारा इनको लीड किया जाएगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड में जो बात की गई है कि जो बेस्ट टू वेल्थ मिशन है वह इसके 9 मिशंस में से एक मिशन है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा B 1 and 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं अभी ये रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्यों रहा। अभी यूनियन होम मिनिस्ट्री कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया थैकन बेस्ड टू एनर्जी प्लांट को, जो कि जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बेस्ड से। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है ये आइडेंटिफाई करता है 9 नेशनल मिशंस को, जिसका उद्देश्य है कि एड्रेस करे जो मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस हैं इन क्षेत्रों में उनको दूर किया जा सके और इंश्योर करे इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अगर हम बात करें ईच मिशन की तो ये लेड किए जाते हैं इनकी जो रेस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा। इसके अलावा ये इंगेज करता है इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स को, साथ ही साथ यंग साइंटिस्ट और इंडस्ट्रीज को। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो 9 मिशंस हैं उनके 1 बाई 1 हम उन मिशंस को देख लेते हैं। मिशन 1 के रूप में नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात की गई है, जिसके अंतर्गत जो नेशनल जिसका ये उद्देश्य है कि सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, साथ ही साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी के लिए एक्सेसिबल हो, उसमें लैंग्वेज का बैरियर सामने नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन और ह्यूमन ट्रांसलेशन के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो टर्म्स हैं उसको उसकी रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। इसमें अगर हम लीडिंग एजेंसीज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत शामिल है। अगर हम बात करें मिशन 2 की तो मिशन 2 क्वांटम फ्रंटियर से संबंधित है, जिसका उद्देश्य है कि इनिशिएट करे फॉर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को, जो कि कई अभी कंटेम्प्रेरी जो फंडामेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित चैलेंजेस हैं उनको दूर कर सकता है। इसके अलावा हम इसमें बिल्डिंग एक्सीलेंस बिल्डिंग करेंगे, जिसके अंतर्गत क्वांटम फ्रंटियर के रूप में, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेगा। साथ ही साथ ये क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम केमिस्ट्री और क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा मिशन 3 के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिया गया है, जिसके अंतर्गत ये फोकस करेगी सोसाइटल नीड्स के अनुसार हेल्थ केयर और एजुकेशन, एग्रीकल्चर्स और स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की, साथ ही साथ उनको फैसिलिटेट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मिशन 4 में तो ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन है, जो कि एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है इंडिया के बायोडाइवर्सिटी का। साथ ही साथ ये बताता है कि पोटेंशियल भारत में बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्या है उसकी मैपिंग करता है, जो ऑल लाइफ फॉर्म्स हैं इन इंडिया। इसके अलावा जो कल्चरल और हमारी जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उसके अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया है। साथ ही साथ इस मिशन के अंतर्गत असेस किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजर्वेशन स्टेटस, जो कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी से संबंधित भारत में चल रहे हैं। इसके अलावा मिशन 5 के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि इस तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं इंडियन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल जो मोटर्स हैं, ली आयंस जो बैटरियाँ हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ एकेडमिया इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन को भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। अगर हम बात करें मिशन 6 के रूप में तो बायो साइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ के रूप में, इसका जो एम है कि जो व्यक्ति का जीनोम है, इंडियंस का जो जीनोम है उसकी मैपिंग की जाए, जिससे कि हमारे जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में किस तरीके से अलग अलग व्यक्ति का जीनोम्स होते हैं उसको समझा जा सके। इसके अलावा जो रेयर और इनहेरिटेड जो डिसीजेस हैं उनके जेनेटिक बेसिस को अगर हम समझ लेंगे तो उसको ट्रीट करने में हम काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मिशन 7 के रूप में बेस्ड टू वेल्थ मिशन है, जिसका जो एम है कि आइडेंटिफाई करे, डेवलप करे, साथ ही साथ डिप्लॉय करे टेक्नोलॉजी को कि वे ट्रीट करें बेस्ड टू और उससे जनरेट किया जा सके एनर्जी।
और जो वेस्ट जो मटेरियल है उसको रिसाइकल किया जा सके, उससे बर्थ कमाई जा सके, मतलब उसका भी हम फायदा उठा सकें। साथ ही इस मिशन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिशन 8 के रूप में डीप ओशन एक्सप्लोरेशन है, जिसके अंतर्गत साइंटिफिकली उसको एक्सप्लोर किया जाएगा डीप ओशन को, जो कि ब्लू फ्रंटियर से संबंधित जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी इंडिया की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में सहायक होगा। इसके अलावा ये मिशन एड्रेस करेगा इशू जो कि लॉन्ग टर्म चेंजेस हो रहे हैं ओशियन में और क्लाइमेट चेंज के कारण जो इश्यूज हो रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा मिशन 9 के रूप में अग्नि है, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ फॉर न्यू इंडिया इनोवेशन। इसके अंतर्गत नए जो इनोवेशंस हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा देश में इनोवेशन का इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, उनको कनेक्ट किया जाएगा इंडस्ट्री और इंडिविजुअल्स के साथ, और जो कि मार्केट से कनेक्ट होंगे, जिससे जो इनोवेटिव सॉल्यूशन है उसका कॉमर्शलाइजेशन किया जा सकेगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया PMSTIAC से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटावर्स से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि मेटावर्स है वह एक्सटेंशन है रियल वर्ल्ड्स का इनटू अ डिजिटल वर्ल्ड, जो कि एक मल्टी यूजर्स एक्सपीरियंस व्यक्ति को प्रोवाइड करता है। सेकंड में कहा गया है कि अभी इंटरपोल ने अनवील किया है फर्स्ट एवर मेटावर्स को, जो स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन किया गया है वर्ल्ड वाइड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। थर्ड में कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक पार्टनर है इंटरपोल के साथ ऑन मेटा पर। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि मेटावर्स एक एक्सटेंशन है टू रियल वर्ल्ड इनटू अ डिजिटल वर्ल्ड, जिसके अंतर्गत मल्टी यूजर एक्सपीरियंस प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में जो बात की गई है कि अभी हाल ही में इंटरपोल के द्वारा फर्स्ट एवर मेटावर्स को, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है लॉ इन्फोर्समेंट वर्ल्ड वाइड के लिए, तो ये अनवील किया गया है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि वर्ल्ड बैंक पार्टनर है इंटरपोल के साथ ऑन मेटा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके साथ पार्टनर है इंटरपोल के साथ ऑन मेटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा A1 and 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी इंटरपोल के द्वारा फर्स्ट एवर मेटावर्स को अभी लॉन्च किया गया, अनवील किया गया, जो कि स्पेसिफिकली इसको डिज़ाइन किया गया है लॉ इन्फोर्समेंट वर्ल्ड वाइड के लिए। जो अभी 19 जो जनरल असेंबली की जो मीटिंग भारत में ही हो रही थी उसी में इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा अगर हम इसकी की हाइलाइट्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके साथ पार्टनर है इंटरपोल के साथ ऑन मेटा। इसके अलावा इसका जो वर्चुअल टूर की अगर बात करें तो ये अलाउ करेगा रजिस्टर्ड यूजर को कि वह वर्चुअल टूर कर सके जनरल सेक्रेटेरिएट, जो कि हेडक्वार्टर इनका फ्रांस के लियोन में स्थित है, उसका। इसके अलावा ये इंटरेक्ट कर सकता है विद द ऑफिसर्स बाय देयर अवतार्स, और ये ट्रेनिंग कोर्सेज भी ले सकता है इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड अदर पॉलिसिंग स्किल्स में। इसके अलावा ये एक सिक्योर क्लाउड के रूप में रहेगा, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा कि ग्लोबल पुलिस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिक्योर क्लाउड के थ्रू डेटा एक्सेस कर सकें। इसके अलावा जो क्रिएशन फॉर एक्सपर्ट ग्रुप इसके द्वारा तैयार किए जाएंगे ऑन द मेटावर्स, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे जो कंसर्न्स लॉ इन्फोर्समेंट है ऑन द ग्लोबल स्टेज, उसको ये रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा ये न्यू वर्चुअल वर्ल्ड को इंश्योर करेगा, साथ ही साथ ये जो न्यू वर्चुअल वर्ल्ड होगा वह एक तरीके से सिक्योर रहेगा बाय डिजाइन। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटावर्स की, तो मेटावर्स एक एक्सटेंशन है जो हमारे रियल वर्ल्ड का इन अ डिजिटल वर्ल्ड में, जिसमें हमें मल्टी यूजर एक्सपीरियंसेस प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम एक अवतार्स के थ्रू दूसरे लोगों से इंटरेक्ट होते हैं मेटावर्स के अंतर्गत, जिसमें हम अपने रियल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उस डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होकर हम एक्टिविटीज़ को उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर इंडिया में है, न्यू दिल्ली में है, और वह फ्रेंच के किसी व्यक्ति के साथ में डिनर करना चाहता है, तो वह इसमें अवतार के थ्रू अपना ये डिनर को परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए जो इसको एक्सेस करने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड को इसमें रिक्वायर होती है इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस। इसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी इसके पीछे है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। तो चलिए देख लेते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को, और इनके कंपैरिजन को भी हम देख लेंगे साथ ही में। इसमें जो ऑगमेंटेड रियलिटी है एक कॉम्बिनेशन है रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड का, लेकिन अगर हम बात करें वर्चुअल रियलिटी की, तो वर्चुअल रियलिटी है ये क्रिएट करती है एंटायर वर्चुअल वर्ल्ड।
इस ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, जैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं स्मार्टफोन्स और लैपटॉप और टैबलेट्स की मदद से। जैसे हम कोई हेरिटेज बिल्डिंग देखने जाएं तो वहाँ पर उसकी जियो टैगिंग की रखी होगी, और जब हम उस पर मोबाइल से उसको एक्सेस करेंगे तो वह उसका हमें पूरी तरीके से वर्चुअल टूर दिखा देगा। तो इसमें हम रियल वर्ल्ड में रहते हुए हुए वर्चुअल टूर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है वर्चुअल रियलिटी में, इसमें जो बीआर ग्लासेस होते हैं, बीआर हेडसेट होता है, जिसको जो कि हमें पूरी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है और उसमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस हम कर सकते हैं। और इसमें जब ऑगमेंटेड रियलिटी में जब व्यक्ति होता है तो वह डिफ्रेंशिएट कर पाता है वर्चुअल और रियल वर्ल्ड को, लेकिन जब व्यक्ति वर्चुअल रियलिटी में होता है तो वह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड को। इसके अलावा इसका जो पर्पज़ है ऑगमेंटेड रियलिटी का, कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं रियल वर्ल्ड के उसी को इन्हेंस किया जाए। साथ ही साथ जो वर्चुअल कंपोनेंट हैं जैसे कि डिजिटल इमेजेस हैं या ग्राफिक्स हैं, उनकी मदद से इंटरेक्ट किया जाए रियल वर्ल्ड को। जबकि इसमें क्या होता है कि ये क्रिएट करता है इसकी खुद की ओन रियलिटी, जो कि कम्प्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड होती है। अगर हम इसमें यूजर्स की बात करें तो इसमें रियल वर्ल्ड में ही रहता है यूजर, लेकिन इसमें जो यूजर होता है वह एक ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन द न्यू वर्ल्ड, जो कि एक पूरी तरीके से वर्चुअल होता है। अगर हम बात करें, ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है एग्जिस्टिंग जो रियल वर्ल्ड में रहते हुए, जबकि ये इनकॉर्पोरेट कर देता है हैवी ग्राफिक्स, और जो एक उसके द्वारा जो वर्चुअल वर्ल्ड एनवायरनमेंट बनाया जाता है उसमें वे हैवी ग्राफिक्स के द्वारा ये बताने का प्रयास करता है। इसका जो ऑगमेंटेड रियलिटी का जो यूज किया जाता है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन इसका यूज किया जाता है, साथ ही साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग और मैपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसका जो मोस्टली वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात करें तो इसको गेम्स में, मेडिसिन के क्षेत्र में, साथ ही साथ अगर किसी को मिलिट्री में ट्रेनिंग देनी है तो उसको वर्चुअल टूर कराकर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सकती है। इसके अलावा इसमें यूजर जो मेंटेन करता है सेंस ऑफ प्रेजेंस इन अ रियल वर्ल्ड, लेकिन इसमें एक तरीके से उसके सेंसेस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा जो ऑगमेंटेड रियलिटी में ये मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है 3D ऑब्जेक्ट को, लेकिन इसमें जो यूजर होता है मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, स्केल कर सकता है 3D ऑब्जेक्ट को इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, ना कि रियल वर्ल्ड। इसके अलावा जो यूजर्स है प्रेजेंट रहता है लोकेशन ऑफ एक्सपीरियंस के, यहाँ पर उसकी एक्सपीरियंस हो रही है उसी लोकेशन पे, लेकिन इसमें यूज़र एक वर्चुअल लोकेशंस पे चला जाता है। इसके अलावा जो ऑगमेंटेड रियलिटी की स्थिति में जब होता है तो वह फिजिकली मूव कर सकता है एनवायरनमेंट में व्यक्ति, लेकिन इसके अंतर्गत जो वर्चुअल रियलिटी होती है वो एक फिजिकल मूवमेंट उसका नहीं होता, वह वर्चुअली ही उसमें मूवमेंट कर पाता है। तो जो मेटावर्स जिसमें डिजिटल अवतार्स के थ्रू इंटरेक्ट किया जाता है, तो उनके जो पीछे जो टेक्नोलॉजी है वह है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के कॉम्बिनेशन से ये मेटावर्स तैयार किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें इंटरपोल की, तो इंटरपोल को सेटअप किया गया था 1923 में। इसको एक सिक्योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में इसको बनाया गया था, जो कि फैसिलिटेट करती थी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है पुलिस फोर्स की अक्रॉस द ग्लोब, और साथ ही साथ उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस को यह कलेक्ट करता था उसको डिसेमिनेट करता था। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका फ्रांस लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ ये जो क्रिमिनल्स हैं उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करता है, इसके जो भी पुलिस रडार में जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए। इसके अलावा ये जो रीजन्स के हिसाब से पुलिस फोर्स को जो कंट्री की होती हैं उनको टिप्स प्रोवाइड कराता है। साथ ही जो कंट्री की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उसके साथ में ये कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में ये काम करता है। अगर हम बात करें इस इंटरपोल के नोटिसेस के बारे में, तो ये जो रेड नोटिस है ये वांटेड पर्सन के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इसमें जो ग्रीन नोटिस हैं वो वार्निंग दी जाती, जो एक तरीके की वार्निंग और इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई जाती है कंट्री को। जो येलो नोटिस होता है, कोई पर्सन अगर मिसिंग हो जाता है तो उसके लिए येलो नोटिस प्रोवाइड कराया जाता है, और अगर कोई इमिनेंट थ्रेट है तो उसके लिए आपको ऑरेंज नोटिस प्रोवाइड कराया जाता है। ब्लू नोटिस, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए ब्लू नोटिस दिया जाता है, और पर्पल नोटिस दिया जाता है किसी तरीके की कार्यप्रणाली, किसी तरीके की मॉडस ऑपरेंडी को बताने के लिए या उसको प्रेषित करने के लिए। इसके अलावा जो ब्लैक नोटिस होता है वो एक अनआइडेंटिफाइड अगर कोई बॉडीज़ है उसके लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। साथ ही साथ इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर एक स्पेशल नोटिस भी जारी करता है। यदि कोई सिक्योरिटी काउंसिल किसी पर सैंक्शंस लगाने हैं तो उससे संबंधित इंटरपोल के साथ मिलकर उसके द्वारा एक स्पेशल नोटिस जारी किए जाते हैं।
तो ये हमने बात की मेटावर्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्सिंग कंपटीशन एक्ट 2002 का। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि कमीशन कंसिस्ट करता है 1 चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें आपको स्टेटमेंट में आपको नॉट करेक्ट बताना है कि कौन सा इसमें नॉट करेक्ट है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्सिंग कंपटीशन एक्ट 2002 के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें कमीशन कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स को, जो कि अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसको कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर है, इसमें जब नॉट करेक्ट पूछा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 ओनली। देख लेते हैं इसके बारे में। अभी फाइन इम्पोज किया है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए गूगल पर बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। गूगल पे ये एक्विजिशन था कि वह इंश्योर करता है कि प्री इंस्टॉलेशन किया जाए गूगल मोबाइल सूट्स का, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के तहत, और इन एग्रीमेंट्स के थ्रू ये जो ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं वह उनको इस तरीके के मोबाइल एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करवाने का प्रयास करता था। इसके अलावा जो और ये भी इंश्योर करता था कि ये यूजर कंटिन्यू उसको ऐप को यूज करें अपनी मोबाइल डिवाइसेस में, साथ ही साथ जो कि इंटरप्ट करे ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो गूगल का रेवेन्यू आता है उसको। तो इसी कारण से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो डोमिनेंट पोजीशन जो गूगल के द्वारा हासिल की जा रही है और जो अन्य जो ऐप हैं उनको जो मार्केट में नहीं टिकने दिया जा रहा, तो उसके लिए इस पर एक पेनल्टी इम्पोज की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्सिंग कंपटीशन एक्ट 2002 का। ये जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ये बॉडी 2009 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। जो पहले था 1969 का एक मोनोपोलिस रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसको MRTP एक्ट के नाम से जाना जाता था, इसको रिपील करके कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द राघवन कमेटी पर। और जो कंपटीशन एक्ट है ये 2002 में ये पास हुआ, साथ ही साथ इसको 2007 में इसको अमेंड भी किया गया। ये जो मॉडर्न जो फिलॉसफी है कंपटीशन की उसको इसमें 2007 के अमेंडमेंट से इसको शामिल किया गया। ये प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को। इसके अलावा इस जो अकॉर्डिंग्स जो अमेंडमेंट किया गया, प्रोविजंस किए गए इसमें अमेंडमेंट एक्ट में, उसके अंतर्गत कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल को विद द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल 2017 में। इसके अलावा अगर इसके मेंबर की हम बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स इसके मेंबर होते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि अपने ओपिनियंस को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को देती है। इसके अलावा ये डील करती है अदर केसेस को भी, और इसमें चेयरमैन और जो अदर मेंबर्स हैं ये इसके होल टाइम मेंबर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोक अदालत से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसमें फर्स्ट में कहा गया है कि ये लोक अदालत है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 39A। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि फर्स्ट लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई थी छत्तीसगढ़ में। तो इसमें आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 39A, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसको 39A के अंतर्गत नहीं बल्कि नालसा एक्ट 1987 के द्वारा इसको गठित किया गया था। और जो फर्स्ट जो लोक अदालत जो ऑर्गेनाइज की गई थी वह छत्तीसगढ़ में नहीं की गई थी बल्कि गुजरात में की गई थी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। और इसमें हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। सॉरी, इसका आंसर होगा C, बोथ 1 and 2। जो इसके अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अभी 450 प्रिजनर्स को अभी वॉक फ्री किया गया है इन छत्तीसगढ़ आफ्टर द लोक अदालत ने जेल का सेटअप किया और उसने उनको प्रिजनर्स को वॉक फ्री किया, उनको रिहा कर दिया।
इसके अलावा अगर हम इनके जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इनिशिएटिव चलाया है उसके बारे में देखते हैं तो लोक अदालत जेल में ये एवरी वर्किंग सैटरडे जेल में ये इसको लोक अदालत जाती है और साथ ही साथ जो रिलीफ देती है जो अंडर ट्रायल हैं, साथ ही साथ कुछ केसेस में जो कन्विक्टेड पर्सन हैं उनको रिलीफ देने का ये काम करती है। इसके अलावा उनको उनके राइट्स के बारे में बताती है और उनको उनसे संबंधित उनके केस से संबंधित क्या लीगल ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या उसमें बार्गेनिंग और सेटलमेंट्स हो सकते हैं, प्ली बार्गेनिंग, तो वह उसके अंतर्गत उनके द्वारा बताए जाते हैं। ये इस तरीके का एक फर्स्ट इनिशिएटिव है एनीवेयर इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम लोक अदालत की बात करें तो इसका जो एक तरीके से पीपल्स कोर्ट्स के नाम से ये जानी जाती है, जो कि गांधी जी इस तरीके की जो बात किए जाते करते थे कि वह उसमें दोनों पार्टी की सहमति के हिसाब से उसका समाधान किया जा सकता है, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इसके अलावा ये इसका जो वन ऑफ द कंपोनेंट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का, जिसके अंतर्गत ये डिलीवर करता है इनफॉर्मल साथ ही साथ काफ़ी सस्ता और काफ़ी एक्सपीडिशियस, काफ़ी त्वरित जस्टिस को ये प्रोवाइड कराता है कॉमन पीपल के लिए। अगर फर्स्ट लोक अदालत कैंप की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी गुजरात में इन 1982 में एज एक स्वैच्छिक वॉलेंट्री और एक कंसिलरी एजेंसी के रूप में, लेकिन इसको जो स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत दिया गया। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये प्रोवाइड कराती है रिलीफ टू अंडर ट्रायल पर्सन को, साथ ही साथ कुछ केसेस में कन्विक्टेड पर्सन को उनको उनके राइट्स के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ उससे संबंधित क्या लीगल ऑप्शंस उनके पास हो सकते हैं प्ली बार्गेनिंग और सेटलमेंट के, तो उसके बारे में इनको अवेयर किया जाता है लोक अदालत के द्वारा। इसके अलावा ये लोक अदालत है कंसिस्ट करती है एक जुडिशियल ऑफिसर को एज द चेयरमैन, और इसमें जो लॉयर होता है एज अ सोशल वर्कर भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल लीगल सर्विस जो अथॉरिटी है जो अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के साथ कंडक्ट करती है लोक अदालत को, जो नालसा है जिसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत, जो कि फोर्स में आया 9 नवंबर 1995 को। ये एक नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क है जो कि प्रोवाइड कराता है फ्री और कॉम्पिटेंट जो लीगल सर्विसेज हैं फॉर वीकर सेक्शन इन द सोसाइटी के लिए। अगर हम बात करें लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 अमेंड किया गया 2002 में फॉर द प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत के लिए, जो कि डील कर सके ऐसे केसेस का जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को बढ़ा सके। अगर हम लोक अदालत के जुरिसडिक्शंस की बात करें तो ये इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट करा सकती है पार्टीज़ के बीच में अगर उनके डिस्प्यूट हैं, एनी केस जो कि पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट। इसके अलावा एनी मैटर जो कि विथ इन द जुरिसडिक्शन एनी कोर्ट बट बिफोर उस कोर्ट के सामने वह केस नहीं आया है, उसको भी ये इसकी जुरिसडिक्शन है कि वह उसमें भी ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकती है। तो इन दो केसेस में यदि वो पेंडिंग है बिफोर एनी कोर्ट, साथ ही साथ जुरिसडिक्शंस में तो आता है किसी कोर्ट के, लेकिन अभी वह कोर्ट में वह मैटर नहीं आया है, तो उस केस में ये लोक अदालत में वह केस लाया जा सकता है। इसके अलावा जो मैटर हैं जो कि मैट्रिमोनियल से संबंधित कोई मैटर है या फैमिली डिस्प्यूट है, क्रिमिनल कोई मैटर है, क्रिमिनल में भी कंपाउंडेबल होना चाहिए वह ऑफेंस। इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन से संबंधित केसेस हैं, लेबर डिस्प्यूट से संबंधित केसेस हैं, वर्कर्स कंपेंसेशन से संबंधित केसेस हैं, बैंक रिकवरी और अन्य से जो संबंधित केसेस हैं वे लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। इसके अलावा इस जो लोक अदालत का जो जुरिसडिक्शंस उन केसेस पर नहीं है जो केसेस किसी लॉ के अंतर्गत नॉट कंपाउंडेबल है। नॉट कंपाउंडेबल का मतलब होता है कोई संगीन अपराध। इसके अलावा जो दो पार्टियों के समझौता उस केस में नहीं किया जा सकता वो नॉन कंपाउंडेबल हैं, तो उन केसेस के लिए लोक अदालत को यह अधिकार नहीं है कि वे उन केसेस को सुन सके। इसके अलावा अगर हम लोक अदालत की पावर्स की बात करें तो लोक अदालत के जो उसके पास सेम पावर हैं जो कि पावर होती है सिविल कोर्ट के पास अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 के अंतर्गत। इसके अलावा जो फर्दर लोक अदालत इस तरीके की पावर भी रिक्वेस्ट कर सकती है जो कि उसके ओन प्रोसीजर वह बना सकती है किसी डिस्प्यूट से संबंधित जो उसके सामने आता है।
इसके अलावा उसकी जो प्रोसीडिंग्स है लोक अदालत की, वह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, वह इंडियन पीनल कोड 1860 के अंतर्गत डीम्ड की जाएंगी। इसके अलावा जो लोक अदालत है उससे संबंधित कोई सिविल कोड से संबंधित कोई मैटर आता है तो वह किया जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 के अंतर्गत। इसके अलावा जो लोक अदालत के द्वारा जो फैसला दिया जाता है, जो डिक्री दी जाती है, उसकी वही पावर होती है जो कि एक सिविल कोर्ट की होती है, और किसी अनदर कोर्ट जो पावर होती है उसी तरीके की पावर लोक अदालत की होती है। और अगर किसी में डिक्री दी गई है, किसी को अवार्ड किया गया है लोक अदालत के द्वारा फैसला, तो वह फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है दोनों पार्टियों के ऊपर। इसके अलावा इसकी कोई भी अपील किसी भी कोर्ट के अंतर्गत नहीं की जा सकती। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लोक अदालत से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।